गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे साइंस का, पदार्थ की संरचना। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं? पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो। पदार्थ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें भार होता है और जिसमें जो स्थान घेरता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। किसे कहेंगे पदार्थ? पदार्थ उसे कहेंगे जो जिसमें स्थान घेरने का गुण हो और जिसमें भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब बताओ, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? उसकी संरचना जानना है ना हमको, वो किस चीज़ से बना है। ठीक है, तो कोई सा भी पदार्थ किस चीज़ से बना होता है उसको जानने के लिए, जैसे हमको कोई लड्डू देता है ना, तो लड्डू किससे बना होता है? बूंदी से। ठीक है, तो लड्डू का निर्माण कहाँ से हुआ है? बूंदी से हुआ है। ठीक है, तो उसकी छोटी इकाई क्या है? बूंदी है। बूंदी से लड्डू बना। वैसे ही कोई भी, जैसे लोहे का चेयर है, उसमें क्या मिला है? लोहा मिला है। तो लोहा क्या है? तत्व है, यौगिक है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटा चीज होता है, वो होता है परमाणु। और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कोशिका। ठीक है, जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ठीक है, ये उदाहरण के लिए बता रही हूँ, है ना। जीवन की छोटी इकाई कोशिका। जो हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका होता है। बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अंग, जैसे कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिले तो ऊतक बनेगा, बहुत सारे ऊतक बने मिलकर बने तो अंग, जैसे मेरा हाथ एक अंग है। ठीक है, एक अंग का निर्माण हुआ। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं। ठीक है, और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया? हमारा शरीर कैसे बनता है? शरीर किससे मिलकर बना होता है? अंग तंत्र से। दो हाथ, दो पैर, एक नाक, एक सिर, एक आँख, एक कान, ऐसे। ठीक है, अंग तंत्र किससे मिलकर बना है? अंग से। अंग किससे मिलकर बना है? ऊतक से। ऊतक किससे मिलकर बना है? कोशिका से। तो ये सबसे छोटी इकाई हुई। तो किसी भी पदार्थ की छोटी इकाई, जैसे चौक, इसको हम बारीक बारीक कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी सब छोटे छोटे कण दिखेंगे। तो उससे भी छोटा कण, सबसे छोटा कण को कहते हैं परमाणु कहते हैं। और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है तत्व। ठीक है, तत्व किसे कहेंगे? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है, इसमें कुछ भी नहीं मिला होता है। ठीक है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के अवयव होते हैं। अवयव माने होता है जिससे बना है। ठीक है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के अवयव होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण में सोना, ये तत्व है। ठीक है, चांदी, ये भी तत्व है, इसमें कुछ मिला नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन, ये भी तत्व है। ठीक है, कार्बन, ये भी तत्व है। ये इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। सोना बोले मतलब वो प्योर। ठीक है, चांदी बोले वो प्योर, कोई सा भी किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता है उसमें, वो पूरा शुद्ध होता है। जैसे मैं शरबत लाई,
शरबत शुद्ध पदार्थ है क्या? नहीं है। उसमें पानी मिला है, शक्कर मिला है, नींबू मिला है, नमक भी मिला है, ठीक है। तो वो मिश्रण कहलाता है। लेकिन तत्व तो किसे कहेंगे? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के अवयव या अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद होता है दूसरा पदार्थ का प्रकार होता है यौगिक। अब यौगिक किसे कहेंगे? यौगिक भी शुद्ध होता है, लेकिन कैसे, ठीक, उसको बताती हूँ। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो प्राप्त नया पदार्थ यौगिक कहलाता है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? देखो, शुद्ध पदार्थ क्या है? तत्व है। यहाँ पे यौगिक बनने के लिए दो या दो से अधिक तत्व की जरूरत होती है। मतलब तत्व मिल रहा है, दो ठो शुद्ध पदार्थ मिल रहा है, ठीक है। तो इसे भी शुद्ध पदार्थ तब बोल सकते हैं जब वहाँ रासायनिक संयोग होता है। और इसे अलग कैसे करेंगे, ठीक है, इसे रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसे रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन। तो दोनों मिलके क्या बनते हैं? पानी। H2O जान रहे हो ना किसका सूत्र है? दोनों मिलकर पानी बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ कितने अणु लगे हैं? 2 अणु लगे हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 अणु लगा है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे बना? ऑक्सीजन अकेले में परमाणु होता है, लेकिन जब 2 ठो ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएंगे तो वो अणु होता है, ठीक है। इतना को जानना, ये आणविक रूप में है, ये भी आणविक रूप में है। उसका कितना अणु लग रहा है? 1 ही अणु यहाँ लग रहा है, यहाँ 2 अणु लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी कैसे होता है। तो इतना जान लो अभी, ठीक है। यौगिक जब 2 या 2 से अधिक अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात कैसे हुआ? देखो, यहाँ हाइड्रोजन का 2 लगा और ऑक्सीजन का 1 अणु लगा, मतलब इसका अनुपात हमेशा 2:1 ही रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 2:1 में मिलकर क्रिया करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तो जो नया पदार्थ जो पानी बनता है, इस पानी को क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब है अगला प्रकार है मिश्रण, ठीक। मिश्रण किसे कहेंगे? तीसरा है मिश्रण। अच्छा, मैं तत्व के बारे में थोड़ा सा आपको बताना भूल गई हूँ। तत्व को 2 भागों में बांटा गया है, उसको मैं बता दूंगी, ठीक है। पहले मिश्रण को जान लो। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण का उदाहरण क्या है? अच्छा, यहाँ पे पानी लिख लिए ना, यौगिक का उदाहरण में पानी लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेना और नमक लिख लेना, ठीक है, वो यौगिक है, ठीक है। नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और
चूना, ठीक है, ये सब यौगिक है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आता है। हो सकता है आपको आगे क्वेश्चन में पूछे। मिश्रण क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले, कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है। मिश्रण का उदाहरण है, लिख लेना, मिश्रण का उदाहरण है वायु। वायु में ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, नाइट्रोजन भी है, तो बहुत सारे उसमें और भी कम मात्रा में बहुत सारे गैसें हैं, लेकिन वो कितने कितने अनुपात में है, किसकी मात्रा अधिक है किसकी मात्रा कम है, इसको हम नहीं जान सकते। वो किसी भी अनुपात में कहीं भी मिले होते हैं। जैसे रायगढ़ में, रायगढ़ का वायु जो है बहुत ज़्यादा क्या है, प्रदूषित है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ठीक है, धुआं ज़्यादा होगा। तो हम नहीं बोल सकते कि किसकी मात्रा अधिक है और किसकी मात्रा कम है। तो यहाँ पे वायु क्या है, मिश्रण का उदाहरण है। दूसरा मिश्रण शरबत लिख दो, है ना। पानी मिला हुआ है जो कि यौगिक है, शक्कर मिला हुआ है जो कि यौगिक है, नींबू मिला हुआ है, नींबू का रस, वो भी यौगिक है, हाँ, नमक मिला हुआ है वो भी यौगिक है। बहुत सारे यौगिक मिलकर मिश्रण बनाएंगे, है कि नहीं। तो जो पानी कितने मिलना है, शक्कर कितना मिला है, किसी भी शरबत में हम तो बता नहीं सकते हो, तो किसी भी मात्रा में मिला होगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं और जो पदार्थ बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। ठीक, समझ में आया? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक, अब तत्व जो होते हैं दो प्रकार से, पहला होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। हो सकता है इसमें अंतर पूछ दे, ठीक है। धातु किसे कहते हैं? पहला, धातु सामान्य अवस्था में ठोस होता है। सारे धातु जो होंगे ना वो ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, केवल पारा को छोड़कर। पारा जान रहे हो? सामान्य ताप पर द्रव होता है ये। पारा जो होता है सामान्य ताप पर द्रव होता है। धातु के बारे में पहले बता दे रही हूँ। दूसरा, धातु में चमक होती है। ठीक है, और क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा व विद्युत की सुचालक, सुचालक माने उसमें से ऊष्मा और विद्युत का चालन हो सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा, लोहा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसमें भी चमक होता है। अगर धूप में रखोगे थोड़ा चमक होता है, पीटने या घिसने पर वो चमक हो जाता है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, वो गर्म भी होता है, उससे करंट भी लगता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बता रही हूँ। दूसरा है आपका अधातु। अधातु जस्ट उल्टा। अधातु सामान्य अवस्था पर ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में मिलता है, ठीक है। चमक नहीं होती है और ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। यहाँ पे ठोस में, जो सामान्य अवस्था में ठोस में गंधक पाया जाता है, याद रखना इसको थोड़ा सा। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है, ठीक है, ब्रोमीन। और गैस अवस्था में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है आदि, ठीक है।
इतना जान गए। अब आगे है तत्व यौगिक और मिश्रण, हो गया। ठीक है, आगे मैं अभी आपको बताई कि तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में, और तत्व के दो प्रकार होते हैं, धातु और अधातु के बारे में। अभी थोड़ा सा ये जान लो अणु परमाणु के बारे में, मैं अभी बताई हूँ। ठीक है, अणु क्या है और परमाणु क्या है उसको मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण से बता रही हूँ। जैसे ऑक्सीजन का ये एक परमाणु है, ठीक है, और ये भी एक परमाणु है। दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। समझ में आया? ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का ही एक अणु बनाते हैं। मतलब परमाणु क्या है, अणु से भी छोटा है। और ये सामान्य अवस्था में कुछ नहीं कर सकता, ये अकेले कहीं भी जाके किसी के साथ नहीं जुड़ सकता है। इतना याद रखना, ये जब तक इस अवस्था में अणु के रूप में नहीं आ जाता है। ठीक है। प्रत्येक अणु का यहाँ पे जो अणु बना, ठीक है, आणविक द्रव्यमान के बारे में थोड़ा बता दे रही हूँ। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। प्रत्येक अणु का निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान। ये क्या है? एक परमाणु है। ये क्या है? एक परमाणु है। दोनों मिलकर एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण किए। ठीक है, तो इस अणु का एक निश्चित द्रव्यमान होगा, चाहे वो जितना भी वजन क्यों ना हो। ठीक है, उसको उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन में दो ठो ऑक्सीजन के अणु पाए गए, परमाणु पाए गए हैं ना, दो ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु पाए गए। वैसे ही गंधक में ना क्या होता है? S8, उसमें ना गंधक के 8 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा जान लेना, हल्का सा बुक में दिया है इसलिए बता दे रही हूँ। ठीक है, आगे है इतना को नोट कर लेना ना, आणविक द्रव्यमान के लिए मैं बताई थी, ये उदाहरण लिख लेना। ठीक है, अब है आपका ठोस, द्रव और गैस में अणु की व्यवस्था। ठोस, द्रव, गैस में अणु की व्यवस्था कैसे होती है? देखो, ये है ठोस मान लो, ये द्रव है और ये गैस है। किसी भी ठोस में अणु, किसी भी पदार्थ के अणु एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, और उनमें आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, अणु पास और आकर्षण बल अधिक। ठीक, उसके बाद है द्रव। द्रव में क्या होते हैं? जो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, ठोस का बता रही हूँ ना। हाँ, ये तो ठोस है, चौक। ठीक है, इसके अणु जो हैं, जो चौक के छोटे छोटे कण हैं, वो एकदम पास पास हैं और एकदम आपस में ऐसे चिपके हुए हैं जैसे उसको कोई अलग नहीं कर सकता। कब अलग नहीं कर सकता? जब उसमें बाहर से हम ऐसे बल ना लगाएं। ठीक है, देखो मैं इसमें बल लगाई ऐसे, तो वो अलग हो गया, टूट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ठोस के जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं और उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है। ठीक है, द्रव में क्या होता है? द्रव में थोड़ा सा ये क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। ठीक है, तो द्रव में जो है पदार्थ के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े कम
पास में होते हैं, कम समीप होते हैं, और ये जो है पूरे द्रव में क्या होते हैं, घूम सकते हैं, गति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जगह में, इनके बीच में जगह है, इनके बीच में तो जगह है ही नहीं, तो ये घूमेंगे कैसे? ये क्या होता है, थोड़े से यहाँ पे आसपास में घूम सकते हैं। पूरे द्रव में ये एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़ा सा घूम सकते हैं, ठीक है, चारों ओर गति कर सकते हैं। और गति करने के कारण, जैसे ये दोनों बॉटल हैं, ठीक है, इसका द्रव इसमें भरूंगी तो इसका आकार ले लेगा, इसी के कारण वही है, क्योंकि ये जो है द्रव के अणु आपस में थोड़े कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, और ये किसी भी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अब है गैस। गैस के अणु तो और दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, इतने दूर दूर कि उनको हम दबा भी सकते हैं। क्यों? हम इनको ऐसे दबा के छोटा भी कर सकते हैं, छोटे पात्र में भर सकते हैं कि नहीं। जो हमारे रसोई गैस में होता है, सिलेंडर में जो गैस होता है ना, उसको संपीड़ित गैस कहते हैं। संपीड़ित माने दबा हुआ गैस। उसके अंदर आप लोगों को अगर पता होगा, मम्मी पापा बताए होंगे, तो उसके अंदर तेल जैसा भरा होता है, जबकि वो जलता तो गैस रूप में है ना। जब हम वो जलाते हैं, ऊपर आता है तो गैस रूप में आता है कि नहीं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सिलेंडर का गैस होता है, उसको बहुत ज़्यादा दबाव दे के ना, उसको संपीड़ित करके उसको तेल बना देते हैं, द्रव बना देते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी जगह छोड़ देते हैं खुलने के लिए, तो एकदम फैलते हुए ऊपर आता है, गैस रूप में वो होता है, ठीक है, समझ में आया। तो क्या होता है, इनके बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, कम आकर्षण, एकदम सबसे कम, और ये बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज हमको पता चल रहा है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अगर मैं ये चौक को यहाँ ऐसे ले जाऊंगी, यहाँ से यहाँ ले जाऊंगी, तो इतना ही जगह घेरेगा, ठीक है। आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्यों? वो तो किसी का भी पात्र का भी वो क्या करता है, उसका रूप ग्रहण कर लेता है, और लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। 1 लीटर है मतलब 1 लीटर ही होगा, ठीक है। और गैस का आकार, आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे एक चैप्टर और एक और वीडियो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आधा चैप्टर ख़त्म हो गया, मैं आपको होमवर्क में दूंगी। बाकी मैं तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों में अंतर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इतना को पढ़ो।